हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि कल हम लोगों ने तारों के जीवन चक्र को पढ़ा था, उसको एक फिगर के माध्यम से हम लोगों ने समझा भी था कि कैसे कैसे उनकी अवस्थाएं बदलती हैं और अवस्थाओं के साथ वह बदल करके कृष्णविवर, ब्लैक होल या उसमें न्यूट्रॉन स्टार के तौर पर वो बदल जाते हैं। ठीक, तो आइए बगैर विलंब किए हुए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। ठीक, आज हम कुछ क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने कल तारों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा, अब उसके आगे हम लोगों को पढ़ना है उसमें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारा क्या है, अनंत गैलेक्सियों का एक सम्मिलित रूप है। किसका? अगर हम कहें कि हमारा ब्रह्मांड क्या है, अर्थात क्या ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यह क्या है? अनंत गैलेक्सियों का एक सम्मिलित रूप है, या हम कह सकते संगठित रूप है, दोनों कह सकते हैं। अनंत गैलेक्सियों का संगठित क्या है? रूप है। ठीक है, अनंत गैलेक्सियों का संगठित रूप है। ठीक है, इन्हीं गैलेक्सी में, इन्हीं गैलेक्सी में लाखों तारे हैं। कितने तारे हैं? लाखों, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो हमने क्या कहा, इसमें कितने तारे हैं? लाखों तारे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ठीक, अब ये जो लाखों तारे हैं, इनका निर्माण कैसे होगा? आखिर हमने देखा कि ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड ये अनंत गैलेक्सियों का एक संगठित रूप है। ठीक, और इसी गैलेक्सी में कितने लाखों तारे हैं, और इन तारों का निर्माण किससे हुआ है? एक निहारिका से। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में, यह पीजीटी का क्वेश्चन था। उसमें कहा गया कि निहारिका क्या है? निहारिका क्या है? ठीक है, अब बताइए निहारिका क्या है। तो हम जब स्टार्ट किए थे तभी हमने बताया था कि निहारिका क्या है? धूल प्लस कण का एक बादल है, यानी कि अगर कहा जाए तो गैस का गोला है। अगर हम कह सकते हैं भी, कोई दिक्कत नहीं है, गैस का गोला है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये ऑप्शन क्या था? सही था। ठीक, क्योंकि सभी तारों का निर्माण किससे हुआ है? निहारिका से। ठीक है, ठीक है। अब इनके हम अगर तारों के निर्माण के कारक की अगर हम बात करते हैं, किसकी? कारक की। तारों के निर्माण के कारक की अगर हम बात करते हैं, तो अब एक कारक किसके क्या है? जैसे बगैर गुरुत्वाकर्षण के किसी चीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, यानी कि किसी चीज के निर्माण के लिए गुरुत्वाकर्षण आवश्यक है, यानी कि वह गैस या धूल के कण में है। जब पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी किसी चीज का निर्माण होता है। तो तारों का निर्माण हुआ, इसमें सबसे पहला कारण क्या था? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। इसी के बल के कारण गैस एवं धूल के बादलों के जो गोले थे, यानी कि किसके? गैस प्लस धूल के क्या थे? बादल, या हम कहें गोले,
गोले या बादल दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ये जो गोले थे, हम नॉर्मल भाषा में किसी चीज को जब हम पढ़ेंगे तो बेटर देन हमारे समझ में आएगा। अभी यही हम टिपिकल लैंग्वेज में आप सभी को पढ़ाएं तो उतना क्लियर नहीं होगा जितना होना चाहिए। अब आसान भाषा में ऐसे हम समझ लेंगे कि तारों का निर्माण कैसे हुआ, किससे, निहारिका से। तो निहारिका से तारों का निर्माण कैसे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण हुआ। गुरुत्वाकर्षण से जो गैस और धूल के गोले थे वह गोले एक दूसरे से संगठित हुए, कैसे, आकार में आकर के, ठीक है। जैसे गोले के ही आकार में तो आएंगे, और गोले के आकार में आने के लिए उनको क्या, संगठित होना पड़ेगा, संगठित, तथा उनकी गति देखनी पड़ेगी, ठीक है। गति भी कारण रहेगा, उच्च तापमान, या हम कह सकते हैं उच्च ताप, यह भी एक कारण होगा, ठीक है। उसके बाद संलयन, संलयन अभिक्रिया हम कह सकते हैं, संलयन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये संलयन अभिक्रिया, अब ये सारी अभिक्रियाएं जब हो गई तो क्या निर्माण हो गया, तारों का निर्माण हो गया। अब देखो हम कारक देख रहे हैं, गैस हो गए, धूल के कण हो गए जो गोले के टाइप से थे, यानी कि संगठित गोले, गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया, इन सबको मिला करके किसका निर्माण हुआ, तारों का। और ये तारे निर्मित कैसे हुए, निहारिका से। तो ये क्वेश्चन आपके 2006 में पूछा गया था, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं तारों के विकास के क्रम के बारे में, तारों के विकास के क्रम के बारे में, ठीक है। अब विकास के क्रम के बारे में हम कैसे बात करते हैं, चलिए देखिए, तारों के विकास का क्रम, ठीक है। अब तारों के विकास के क्रम की अगर हम बात करें तो उनकी प्रथम अवस्था क्या होती है, यानी कि हम बात करें किसकी, प्रथम अवस्था की, किसकी, तो हम बात कर रहे थे तारों की प्रथम अवस्था पर। तो तारों के विकास क्रम में जो इनकी प्रथम अवस्था होती है, अवस्था, वह अवस्था प्रोटोस्टार की होती है। किसकी होती है, प्रोटोस्टार की, प्रोटोस्टार, ठीक है। प्रोटोस्टार इसकी प्रथम अवस्था होती है। यदि कोई मान लिया कि सूर्य के सदृश कोई तारा है, ठीक है, उस तारे का जो जीवन चक्र होता है वह 10 मिलियन होता है। कितना होता है, 10 मिलियन, यानी कि कहा जाए कि किसी तारे का जीवन तारे का कितना होता है, 10 मिलियन, ठीक है। इसके पश्चात जब उस तारे में हाइड्रोजन खत्म होने लगता है, क्या खत्म हो जाता है, हाइड्रोजन, तो वह हीलियम से अपना काम चलाता है, यानी कि ऊर्जा उत्पादन उससे करता है। लेकिन यदि वह समाप्त हो जाए किन्हीं कारणों से, या अगर हम कहें तो समाप्त हो जाए, तो वह क्या करता है, उसी समय लाल दानों की प्रक्रिया में आरंभ हो जाता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन खत्म हुआ, हाइड्रोजन खत्म होते ही वह लाल दानव बन जाता है। क्या बन जाता है, लाल दानव, ठीक है। और वह उसी समय अपने मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाता है, मृत्यु की तरफ अग्रसर, यानी कि मृत्यु की तरफ वह क्या होता है, जाने लगता है। कौन, वही तारा, ठीक है। किसी तारे का जीवन आधार यानी कि अगर कहें हम, कोई मान लिया तारा है, ठीक है, तो जितना बड़ा वह तारा है, जितना बड़ा वह तारा है, हमने कहा मान लिया कि ध्रुव एक तारा है, मान लिया क्या, ध्रुव एक तारा है ही है, ध्रुव तारा। अब अगर हम बात करें कि ध्रुव तारे का जीवन कितना है, तो जितना इसका आकार होगा, किसका, ध्रुव तारे का आकार, ठीक है, उसी के आधार पर, ठीक है, उसी के आधार पर इसका जीवन काल, यानी कि जीवन आधार की अवधि निश्चित होती है। जीवन आधार की अवधि निश्चित होती है, किस पर, आकार पर, जीवन
आधार की अवधि निश्चित होती है, ठीक है, निश्चित होती है। यहां तक क्लियर हुआ आप सभी को? तो अब देखिए, हमने देखा कि जब वह लाल दाना हुआ, निहारिका में परिवर्तित हुआ, उसके बाद प्रोटोस्टार बना तो वह टूटा, अनेक प्रकार के पदार्थों में बिखर गया। तो जैसे मान लिया हमने कहा कि अभी ये जो तारा है, यानी कि ध्रुव एक तारा है, इसका आकार के आधार पर इसका जीवन अवधि निश्चित होती है। तो जितना बड़ा आकार किसी तारे का होगा, किसका आकार, तारे का कितना, जितना बड़ा, यानी कि बड़े से बड़ा हो सकता है या छोटे से छोटा हो सकता है, उसी के आधार पर उसकी जीवन अवधि निर्भर करती है। तो जितना बड़ा तारा होगा, अर्थात आकार में तारा कैसा होगा, बड़ा, तो उसकी जीवन अवधि क्या होगी, कम होगी। किसकी, उस तारे की जो सबसे बड़ा होगा, उस तारे की जीवन अवधि सबसे कम होगी। ठीक है, जैसे कल हमने कहा था क्रम में कि लाल दानों या रक्त दानों आप सभी को मैंने पढ़ाया था, उसमें जब हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए, हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए, तो वह क्या करेगा, लाल दानव बन जाएगा। कोई भी तारे में जब हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो वह लाल दानव की प्रक्रिया में प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो वह उसका क्या होता है, अंतिम समय, क्या होता है उसका अंतिम समय, यानी कि रक्त दानव तारा। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन खत्म हुआ और यह अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ा, अग्रसर हुआ, मृत्यु की तरफ बढ़ा। ठीक है, मृत्यु की तरफ बढ़ा, यानी कि यह इसका क्या है, अंतिम अवस्था है। इसके बाद इसके पास वह अवस्था नहीं रहेगी, यह इसकी अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो यह इसी के बाद जस्ट तुरंत, यानी कि जब मृत्यु की तरफ यह बढ़ता है तो उसी को चाहे हम रक्तदानव कह लें या उसी को हम सुपर रक्तदानव अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर रक्त दानव अवस्था। ठीक है, सुपर रक्त दानव अवस्था। तो अवस्था में जब यह होता है तो यह क्रमशः अगर इसकी हम बात करें तो यह सुपरनोवा, विस्फोट नोवा या नोवा विस्फोट क्या करता है, यह सुपरनोवा या उसके बाद नोवा विस्फोट के पश्चात अपने आकार के अनुरूप, अभी मैंने कहा कि उनकी जीवन अवधि उनके आकार पर ही निर्भर होती है। तारा जितना बड़ा होता है उसकी जीवन अवधि क्या होती है, उतनी कम होती है, और जितना छोटा होता है उतनी ही उनकी जीवन अवधि क्या होती है, ज्यादा होती है। तो क्या हुआ, जब इसके क्रम में यह पहुंचा कहाँ, सुपर रक्त दानव के अवस्था में, तो उस समय क्या हुआ, सुपरनोवा या उसी को हम कहते हैं नोवा विस्फोट। ठीक है, तो यह अपने आकार के आधार पर, आकार के आधार पर यह तीन में से किन्हीं एक में चला जाता है। तो इसमें पहला क्या है, पहला है इसमें कृष्ण वामन, या तो वह कृष्ण वामन बन जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है
या तो वह न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। ठीक है। तीसरी अवस्था इसकी क्या है? तीसरी अवस्था में यह ब्लैक होल, यानी कि इसी को हम कृष्ण वीवर कहते हैं, कृष्ण वीवर। इन्हीं तीनों अवस्थाओं में से वह तारा किसी एक अवस्था में चला जाएगा। क्या करेगा? किसी एक अवस्था में चला जाएगा। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसके हम लोग। यानी कि हम कहते हैं कि आकार के आधार पर किसी का जीवन निश्चित होता है, जितना बड़ा आकार होगा उतना कम होगा, और उसी आकार के आधार पर वह तीनों में से किसी एक में चला जाएगा। किसमें? या तो वह कृष्ण वामन हो जाएगा, या न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, या कृष्ण वीवर। इन तीनों में से किसी एक अवस्था को वह प्राप्त कर लेगा। आगे चलते हैं। अब जो सूर्य से सदृश छोटे तारे हैं, यानी कि सूर्य के जैसे छोटे तारे हैं जो आकाश में चमकते रहते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। सूर्य से सदृश छोटे तारे, सूर्य सदृश छोटे तारे, यानी कि सूर्य के जैसे छोटे तारे। अब ये क्या है? जब रक्तदानव अवस्था एवं सुपरनोवा विस्फोट आदि के पश्चात, ठीक है, यदि अवशेष सौर्यिक द्रव्यमान, तो जब यहां पर नोवा विस्फोट होगा, ठीक है, तो नोवा विस्फोट के पश्चात जो उसके अवशेष बचते हैं, किसके? नोवा के अवशेष हम कह सकते हैं। ठीक है, नोवा के अवशेष, ठीक है। अगर यह 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान के अंदर होगा, ठीक है, तो अगर हम कह सकते हैं कि सौर्यिक द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, सौर्यिक द्रव्यमान के 1.44 गुना सीमा के अंदर होगा, सीमा के अंदर होगा, सीमा के अंदर होगा, तब सीमा के अंदर होगा तब श्वेत वामन तारा बनेगा। क्या बनेगा? यह श्वेत वामन तारा, श्वेत वामन तारा। क्या बनेगा? यह श्वेत वामन तारा कब बनेगा? जब सौर्यिक द्रव्यमान से 1.44 गुना सीमा के अंदर होगा, तब यह क्या बनेगा? श्वेत वामन तारा। ठीक है। अगर बाय द वे इससे ज्यादा हो गया, किससे? 1.44 से 44 सौर्यिक द्रव्यमान से ज्यादा हो गया, यानी कि अधिक। क्या हो गया? अधिक। तब यह क्या बनेगा? जब यह अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो मान लो यह अधिक हो गया, ठीक, तो यही आगे जा करके जो अभी मैंने बात किया कि वह 3 अवस्थाओं में से किसी एक में प्राप्त कर लेगा, तो वह क्या बन जाएगा? कृष्ण वामन तारा, कृष्ण वामन
तारा, कृष्ण वामन तारा बन जाएगा। ठीक है, और इसके पश्चात, इसी तारा के पश्चात उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। आशा करते हैं आप सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कैसे थे? सूर्य सदृश तारे, यानी कि सूर्य के जैसे तारे। अब हम बात करते हैं मध्य आकार के तारे, अर्थात जो उससे छोटे होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट था हमारा, अब ये होगा सेकंड। मध्य आकार के तारे, मध्य आकार के तारे। ये जो सीमा है 1.44 की सीमा, इसी सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है, अभी हम आगे इस टॉपिक पर बात कर लेंगे चंद्रशेखर सीमा पर, अभी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा मध्य आकार के तारे हैं, ठीक है, तो यह भी सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात, यानी कि सुपर रक्त दानव, तभी हमने कहा कि रक्त दानव के पश्चात या सुपर रक्त दानव या सुपरनोवा या नोवा विस्फोट, इन तीनों अवस्थाओं में जाते हैं। ठीक है, तो इन अवस्थाओं में जाने के बाद, यानी कि जब इनका विस्फोट हो जाता है, यानी कि नोवा विस्फोट, या हम कह सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट हो जाए, सुपरनोवा विस्फोट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो इसके अवशेष बचे, क्या बचे? अवशेष। ठीक है, अवशेष मान लिया हम लोगों ने, बच गए, अवशेष बचा, तो वह जैसे अभी हमने कहा कि यह एक क्या है? सीमा है, 1.44 की सीमा है, तो यह वही हो जाएगा, यही यहां भी आ जाएगा 1.44 की सीमा। ठीक है, सौर्यिक द्रव्यमान से, किससे? सौर्यिक द्रव्यमान से, सौर्यिक द्रव्यमान से कितना? 3 सौर्यिक द्रव्यमान तक रहने वाले तारे, यानी कि 1.44 से कितना? 3 सौर्यिक द्रव्यमान, 3 सौर्यिक द्रव्यमान तक जो तारा रहता है, कौन रहता है? तारा। ठीक है, कितना? 3 सौर्यिक द्रव्यमान, किससे? 1.44 से, यानी कि चंद्रशेखर सीमा से। ठीक है, ज्यादा होता है, तो यही तारे आगे जा करके न्यूट्रॉन तारा के रूप में परिवर्तित हो जाने की संभावना रखते हैं। क्या रखते हैं? संभावना रखते हैं, किसकी? न्यूट्रॉन तारा के रूप में परिवर्तित होने की। तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तित कौन? न्यूट्रॉन तारा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा में परिवर्तित होने की संभावना रखते हैं। कब? जब यह चंद्रशेखर सीमा 1.44 सौर्यिक द्रव्यमान से 3 सौर्यिक द्रव्यमान ज्यादा होते हैं, यानी कि अधिक, तो वहां क्या होता है? मध्य आकार के तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है। सुपरनोवा विस्फोट के जो अवशेष बचेंगे वो सौर्यिक द्रव्यमान से, इससे यहां से लेकर के यहां तक के, यानी कि 1.44 से 3 सौर्यिक द्रव्यमान के आसपास रहेंगे, यानी कहा जाए उतना रहेंगे ही, 3 तक रहेंगे, तो वह जाकर के आगे चलकर न्यूट्रॉन तारा बनने की संभावना को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों का? कोई दिक्कत है? हम ठीक। अब जो बड़े आकार के तारे हैं उनका क्या होगा, तो उनको भी चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ सूर्य के सदृश देख लिए, मध्य आकार के देख लिए, अब बड़े आकार के तारों को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि तीसरा। बड़े आकार के तारे,
ठीक। तो जब ये बड़े आकार के तारे जो हैं इसमें भी सुपरनोवा विस्फोट होगा। ठीक। तो इसमें एक चीज, अब देखिए यहां तक मैंने कहा कि 3 सौरयूथ द्रव्यमान तक रहेंगे तो यह न्यूट्रॉन तारा बेस पर बन सकते हैं। अब यही जो है जब इनका सुपरनोवा विस्फोट होगा उसके अवशेष बचेंगे, अवशेष बचने के बाद में कितने, 3 से अधिक। 3 से अधिक से तात्पर्य क्या, 3 सौरयूथ द्रव्यमान से अधिक। और जब यह 3 सौरयूथ द्रव्यमान से अधिक होंगे, ठीक है, तो यही आगे जा करके कृष्ण वीवर या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है कहीं भी तो आप सभी लोग इसमें से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सभी लोग अच्छे से लगा करके आइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चंद्रशेखर सीमा की। तो ये आप सभी के समझ में आया होगा। चलिए, चंद्रशेखर सीमा होती क्या है, ठीक है, हम इसके लिए बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सीमा चंद्रशेखर सीमा यह भारतीय मूल के अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी खगोल एवं भौतिक विज्ञानी, कौन, खगोल एवं भौतिक विज्ञानी ठीक है, भौतिक विज्ञानी, क्लियर हो रहा है। इनका नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है। क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है। ठीक है, चंद्रशेखर। तो ये जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, इस सीमा को बताने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें नोबेल विजेता भी कहा जाता है, नोबेल विजेता भी कहा जाता है। ठीक है, 1930 में इन्होंने 1930 एडी में, यानी कि ईस्वी 1930 ईस्वी में यह सीमा निश्चित की। यानी कि हम कहें तो सौरयूथ द्रव्यमान की सीमा, किसकी सीमा, सौरयूथ द्रव्यमान की, सौरयूथ द्रव्यमान की सीमा निश्चित की। ठीक है, और इन्होंने कहा कि
जिसके ऊपर निश्चित की और कहा कि इसके अंदर या इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले उन्होंने कहा कि जिसके अंदर तारे श्वेतवामन, यानी कि कहा जाए कि अंदर श्वेतवामन, ठीक है, श्वेतवामन बनेंगे, तथा उससे ऊपर अवशेष वाले तारे न्यूट्रॉन या कृष्ण बीवर में चले जाएंगे, यानी कि ऊपर के तारे, ठीक है, तारे क्या बनेंगे, न्यूट्रॉन तारा या कृष्ण बीवर में चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, कृष्ण बीवर में, ठीक है। और वह सीमा थी क्या, 1.44 सौरेक द्रव्यमान, ठीक है, सौरेक द्रव्यमान, इसके अंदर और इसके बाहर, अंदर बाहर, ठीक। यानी कि जो 1.44 के अंदर होगा वह क्या बनेगा, श्वेतवामन, और जो 1.44 के बाहर होगा वह क्या बनेगा, न्यूट्रॉन तारा या कृष्ण बीवर में यह चला जाएगा, ठीक है। इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। किसको, इसी 1.44 सौरेक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पल्सर की। पल्सर तारा, ठीक है। घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर तारा कहते हैं। जो न्यूट्रॉन तारा होता है, कौन, न्यूट्रॉन तारा, इसी तारा को हम पल्सर तारा कहते हैं, क्योंकि जब यह घूमता है, ठीक है, घूमता है, तो घूमते हुए विद्युत चुंबकीय तरंग प्रवाहित करता है। हम कैसे कि छोड़ता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या करता है, ये छोड़ता है, जिसके कारण इसे पल्सर तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्सर तारा, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, क्लियर हो गया है। जो नहीं समझ में आएगा वो आप लोग दोबारा आप मुझसे पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे चलते हैं। जैसे कि अभी देखिए, आपका जो जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है वह फरवरी में चला गया है। फरवरी से मार्च के मध्य होने का संभावना है, यानी कि होने की संभावना है। और जो टीजीटी पीजीटी का आपका एग्जाम है वो अप्रैल में चला गया है। अभी उसके एक पेपर में दिया था, तो उसमें इन्होंने कहा कि यह अप्रैल और फरवरी अप्रैल के मध्य यह एग्जाम होगा, क्योंकि आपका इधर 22 दिसंबर को आपका पीसीएस का एग्जाम है। पीसीएस के आपके बाद रेलवे आ जाएगा, फिर बिहार का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो आने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी तरह से आपको ज्योग्राफी से पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। यही बताने के लिए हम इसको कठिन शब्दों में बता सकते हैं, इसको सहज शब्दों में बता सकते हैं। तो जिस शब्द में बेटर देन समझ में आ जाए उसी शब्दों का प्रयोग अच्छा है।
अब हम बात करते हैं तारामंडल की। किसकी? तारामंडल की। तारामंडल, ठीक है। यह तारामंडल तारों का क्या है? एक समूह है। तो हम कह सकते हैं कि तारों का समूह ही क्या कहलाता है? तारामंडल। इसकी एक अपनी खुद की विशेष आकृति होती है, विशेष आकृति होती है, आकृति होती है, होती है। जैसे हम बात करते हैं ध्रुव तारा। तारों में कौन है? ध्रुव तारा, यह एक तारा है, ठीक है। अब चलिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ तारों को देख लेते हैं कि कौन कौन है। जैसे सेंट लॉस, सेंट लॉस यह सबसे बड़ा तारा है, यानी हम कहा जाए कि यह सबसे बड़ा तारामंडल है। और इस तारामंडल में 98 तारे हैं। कितने? 98 तारे हैं, ठीक है। दूसरा है हाइड्रा तारामंडल, हाइड्रा तारामंडल, इसमें 68 तारे हैं। कितने तारे हैं? 68 तारे हैं, ठीक है। अगला है सप्तऋषि तारामंडल, सप्तऋषि तारामंडल, ठीक है। इसमें 7 तारे हैं और इन 7 तारों की आकृति भालू की तरह है, भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? भालू की तरह, ठीक है। तो जो ये तारामंडल हैं, विभिन्न तारामंडल विभिन्न विभिन्न वर्षों के समय पर यह दिखाई देते हैं। यानी कि हम कहा जाए कि इनका कोई एक समय निश्चित नहीं है कि कब ये कौन दिखाई देंगे, ठीक है। तो यह अगर कहा जाए कि भिन्न भिन्न वर्षों में, यानी कि अलग अलग वर्षों में अलग अलग तारामंडल दिखाई देंगे। तो अभी हाल ही में एक तारामंडल दिखाई दिया था, ठीक है, दिखाई देते हैं। तो जो तारामंडल है उनकी एक चमक होती है। यानी कि अगर हम कहा जाए कि सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र, सर्वाधिक चमकदार नक्षत्र, यानी कि जो तारामंडल है उनका नक्षत्र भी है और वही नक्षत्र कितना चमकदार, यानी कि सर्वाधिक चमकदार, सर्वाधिक चमकदार, चमकदार। तो सर्वाधिक चमकदार जो नक्षत्र है, नक्षत्र, तो वो पहला है अल्फा नक्षत्र, अल्फा नक्षत्र। इसके बाद है बीटा नक्षत्र, बीटा नक्षत्र, नक्षत्र। इसके बाद है गामा नक्षत्र, गामा नक्षत्र, ठीक है, आदि। इसी तरह सबसे चमकदार कौन सा नक्षत्र है? अल्फा, दूसरा है गामा, तीसरा है दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा नक्षत्र। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत होती है तो आप सभी लोग यहां से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जानकारी आप यहां से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, जिससे हमारे वीडियो
आप सभी तक सही से पहुंच सकें। ठीक है, धन्यवाद।